वेलकम टू अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। हम फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम यानी फैक डिवाइसेस पे सीरीज़ ऑफ लेक्चर अपलोड कर रहे हैं और ये 25-30 तो हो जाएंगी। इसमें आपको बहुत सा ऐसा लगेगा कि रिपीटिशन भी है, लेकिन ये कि वो मैं जानबूझ के इसलिए कर रहा हूँ कि बजाय कि आप एक ही को बार बार पढ़ें तो मैं डिफरेंट तरीके से उसको प्रेजेंट करता हूँ। किसी में मेरा क्लासरूम का जो लेक्चर होता है वो मैं अपलोड कर रहा हूँ, कोई वर्कशॉप में कराता हूँ वो अपलोड कर देता हूँ, और किसी में मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू बाकायदा डायग्राम्स और जो होती हैं वो मैं पेश करता हूँ। और क्लासरूम वाले में ये फ़ायदा ये होता है कि वो इंटरेक्टिव होता है और उसमें मैं जो भी अमेंडमेंट करना है ड्राइंग्स में और कुछ और एडिशनल बताना है तो वो आपने देखा है क्लासरूम में टीचर लिख देते हैं वहीं पर उसी वक्त, तो वो ज़्यादा यूज़फुल लगते हैं मुझको, इसलिए मैं वो भी लोड करता हूँ। और मैं ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त ये राइटिंग में है, इसके अंदर क्लासरूम वाला इफ़ेक्ट नहीं है, तो ये ज़रा लिमिटेड हो जाता है। इसमें जो लिखा है बस वही आपको समझना है। रिपीटिशन का मतलब यही है कि आपको बस सुन सुन के याद हो जाए, 10-10 मिनट के आप जो भी देखेंगे उसमें कंप्लीट पिक्चर आ जाए हर एक में, बजाय कि मैं उसमें सिर्फ उतना सा तस्करा करूं। जैसे इसका टॉपिक है, अगर फ़र्क करो कि ब्रॉड कैटेगरीज, तो मैं बस ब्रॉड कैटेगरीज बता दूं, तो फिर आप लोगों को दूसरे पे जाना पड़ेगा कि भाई ये वो है क्या चीज़, ये कोई नया जो आदमी है। और नए का मतलब यहाँ ये है कि मैं अपने बहुत साथियों से और जो है मैं इंजीनियरों से ज़ाहिर है मेरी बातचीत है, तो ज़्यादातर ये कहते हैं सर ये तो हमने नाम ही नहीं सुना था फैट्स का। तो अब नहीं सुना तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये कि अगर सुना है, लेकिन जूनियर इंजीनियर ने अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं है। लेकिन उनके लिए ज़रूरी यूँ है जूनियर इंजीनियर्स के लिए कि उनको इससे बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा वास्ता पड़ने जा रहा है, चाहे वो एसी ट्रांसमिशन में हो, डिस्ट्रीब्यूशन में हो या इंडस्ट्री में हो, चाहे वो माइक्रो ग्रिड में। माइक्रो ग्रिड से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड ये है, अल्टरनेटिव एनर्जी से बहुत ही रिलेटेड ये फैक्ट डिवाइसेस हैं। डीसी ट्रांसमिशन को ये चैलेंज कर रही हैं। तो इस सब की वजह से मैं बारी बारी लेक्चर में, ज़ाहिर है कि मैं जब वो ज़बानी बात करता हूँ तो आप देखते हैं कि लेक्चर जो है वो मेरा ज़ाहिर है कि बदल जाता है, ये नहीं कि वही रटा रटाया होता है, तो उसमें नई चीज़ आ जाती है। तो इसकी जो फैक्ट डिवाइसेस की अगर आप देखें कि ब्रॉड कैटेगरी में अगर इसको देखें हम, तो सिर्फ तीन ही किस्म है, सीरीज, शंट और कंबाइंड। कंबाइंड तो कोई बात नहीं, सीरीज और शंट। अब अगर इसको आप पुराने सिस्टम से कंपेयर करें कि जो कैपेसिटर हमेशा से हम लगाते हैं, तो भाई वही चीज़ है, ये वही चीज़ है। सिर्फ ये चीज़ है कि वो जो हम 8 MVAR 4 MVAR का 40 MVA पे आप देखेंगे 4 4 MVAR का एक या दो लगे हुए इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री में नहीं यूटिलिटी में, डिस्को में, एनटीडीसी में, वापडा में या के इलेक्ट्रिक में या कहीं भी दुनिया में जहाँ आप काम करते हैं। अगर आप काम कर रहे हैं कहीं भी अमेरिका कनाडा, तो आप देखेंगे कि हर जगह आपको इस फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम से वास्ता पड़ेगा। इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है और बहुत आसान चीज़ है। इसको बड़ी मुश्किल तरीके से बहुत सी किताबों में लिखा होता है, 50 पेज पढ़ो तो मालूम होता है 5 मिनट की बात भी समझ में नहीं आ रही है। इसलिए मैं बहुत ही आसान ज़बान में बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ कि ये वही चीज़ है। कोई इसमें आपको टेंशन या परेशानी की बात नहीं है कि क्या मुसीबत है, कोई मुसीबत नहीं है। वही कैपेसिटर है, वही कैपेसिटर है। लेकिन वो कैपेसिटर कैसा था? वो कैपेसिटर ऐसे था कि आपने एक सर्किट ब्रेकर लगाया, और वो स्पेशल किस्म का सर्किट ब्रेकर स्पेसिफिकेशन में आप लिख भी देते हैं कि वो कैपेबल होना चाहिए कि वो कैपेसिटिव लोड को भी ब्रेक कर सके और ऑन हो सके। और उसके बाद वो ऑन कर दिया जब ज़रूरत हुई आपको, या पीएलसी से भी कंट्रोल कर सकते हैं। रात को ऑफ़ कर दिया, लोड कम हो गया, दिन को ऑन कर दिया जब इंडस्ट्री है। तो इस तरह कंपनसेशन इसको कहते हैं और वो हमेशा से है। तो नई बात क्या है? नई बात सिर्फ ये है कि वो 4 MVAR जो लगाते थे ना, तो वो डिस्क्रीट ही था, फिक्स था, यानी 4 है या नहीं है, 4 है या नहीं है। 8 अगर लगाया तो 8 है या नहीं है, या दो चार चार अलग लगाया तो कभी एक ऑन किया कभी दूसरा ऑन किया, और उसको कहा कि यार ये 4 के ज़्यादा रिएक्टिव लोड है तो कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए तो दूसरा भी ऑन कर दो। ये चीज़ अगर कोई ऐसे तरीके से हो जाए जो कि खुद ब खुद आपको फास्ट मूविंग तरीके से अगर ये वेरिएबल हो जाए कैपेसिटर या रिएक्टर्स, और वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक, सिस्टम की ज़रूरत के मुताबिक रिएक्टिव एनर्जी और कैपेसिटिव और इंडक्टिव दें और लें उनसे, तो ये क्या हो गया? ये फिर वेरिएबल हो गया, यानी कि फ्लेक्सिबल हो गया ना।
तो फ्लेक्सिबिलिटी ट्रांसमिशन लाइन जो है ना लिखा है, तो एसी ट्रांसमिशन लाइन में नहीं फैसिलिटी हो गई, एसी ट्रांसमिशन सिस्टम में तो असल में कैपेबिलिटी पैदा हो गई। फ्लेक्सिबिलिटी जो हुई है ना वो तो हुई है आपके शंट कैपेसिटर के अंदर या सीरीज कैपेसिटर के अंदर, जो कि आप लाइन पे लगा रहे हैं या ट्रांसमिशन सिस्टम में लगा रहे हैं या ग्रिड स्टेशन में सब स्टेशन में इंस्टॉल कर रहे हैं या फैक्ट्री में लगा रहे हैं फॉर पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट, और या माइक्रो ग्रिड में आप लगा रहे हैं क्योंकि टरबाइन उसकी जो है विंड टरबाइन की एनर्जी का कोई एतबार नहीं होता, कब कम कब ज़्यादा हो जाए इस विंड स्पीड पे किसी का कंट्रोल नहीं। ऐसी माइक्रो सोलर का है कि कब बादल आ गए, कब एनर्जी कम हो गई, कब साल का सारा साल एक जैसा नहीं है और रात और दिन का अलग मामला है। तो माइक्रो ग्रिड के हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें कोई ऐसी फास्ट रिस्पॉन्सिव किस्म की कोई डिवाइस चाहिए जो कि उन्हीं कैपेसिटर को जो हम पहले से लगा रहे हैं बाय द सर्किट ब्रेकर के थ्रू, उन्हीं को ऐसा वो कर दे कि ज़रूरत के मुताबिक उनसे हमको एनर्जी मिले रिएक्टिव, बस वही फ्लेक्सिबल हो गया। और उसको मिलने के लिए तरीका क्या होगा? तरीका यह है कि फिर ज़ाहिर है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इतनी डेवलप हो गई, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में एक होता है एक डिवाइस होती है थायरिस्टर। थायरिस्टर की खूबी है कि वो डायोड की तरह नहीं है, वो जो है जब उसको गेट होता है 3 टर्मिनल हैं, उसके जब गेट पे पल्स आता है तो वो जो है कंडक्ट करने लगता है, और अगर वो उसका जो पल्स ख़त्म हो जाता है या ज़ीरो के जाके नेगेटिव की तरफ बढ़ता है तो वहाँ पर वो कंडक्शन बंद हो जाता है। तो अगर इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल कर लिया जाए तो वो कि उससे फ़ायदा ये होता है कि कभी आपका कैपेसिटर इन है कभी आउट है, बड़ा फास्ट रिस्पांस है, मिली सेकंड में रिस्पांस हो गया और आपको एनर्जी भी मिल गई रिएक्टिव। और इसके अंदर ख़ास बात यह है फैक डिवाइसेस के अंदर कि एक एनर्जी स्टोरेज भी होता है, और वो एनर्जी स्टोरेज जो है अगर आप लगा दें, ज़रूरी नहीं है लगाना, होता है का मतलब ये नहीं कि ज़रूर होता है, आप लगा सकते हैं एनर्जी का स्टोर। और वो सुपर कंडक्टिंग या तो एलिमेंट्स पे होता है और ठंडा करते हैं उसको -273 और उससे भी नीचे, और वो इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर एनर्जी मैग्नेटिक स्टोर करते हैं या सुपर कैपेसिटर होता है, उन पे अलग से आपको पढ़ना होगा और मैं भी लेक्चर छोटे बना दूंगा। तो ये जो फैक्ट डिवाइसेस का समरी क्या निकली कि ये जो है वही चीज़ है जो हमेशा से आप लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं। वो सर्किट ब्रेकर के थ्रू जो था उसको कहते हैं मैकेनिकली स्विच कैपेसिटर का सी लगा दो, मैकेनिकली स्विच रिएक्टर आर लगा दो। तो रटो मत इसके इससे एब्रीवेशन मत रटो, बात को समझो कि जो पहले से आप लगा रहे हो वो सर्किट ब्रेकर से ऑन ऑफ हो रहा है ना, तो वो फिक्स्ड है, और वो फिक्स्ड है और वो मैकेनिकली ऑन ऑफ हो रहा है, मैकेनिकली स्विच हो रहा है, यही नाम है उसका। अब अगर इसको मैंने कोई ऐसी डिवाइस से लगा दिया जिससे इसका कैपेसिटर जो था वेरी होने लगा, यानी ये फ्लेक्सिबल हो गई इसकी एनर्जी, और इसका एंगल भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, तो किससे कर सकता हूँ? थायरिस्टर, तो यार टी लगा दो, थायरिस्टर कंट्रोल्ड, थायरिस्टर स्विच्ड। तो रटो मत TCSC TSR TSC TCC तो होता ही नहीं है, तो गलत हो जाएगा, TCC नहीं होता। तो कहीं पर थोड़ा बहुत याद करना पड़े तो करो। शंट के अंदर आपको मैंने बताया दो ही होते हैं, स्टेटकाम और SVC, स्टैटिक वार कंपनसेटर, और बाकी सीरीज़ में 6-7 हैं, तो मैंने अलग अलग आपको वीडियो बना के दी हैं, उसमें आप देखें। तो ये वाली वीडियो में सिर्फ ब्रॉड कैटेगरी की बात हो रही है, लेकिन समरी में हर एक की पेश कर रहा हूँ, और ये भी मैं हर एक में बता रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि रट जाए, याद हो जाए आपको खुद ब खुद कि क्यों क्यों फ्लेक्सिबल ट्रांसमिशन लाइन। तो यार फ्लेक्सिबल हो या फ्लेक्सिबल नहीं हो, पर्पज़ यही रहेंगे जो हैं, जो लिखे हैं। स्टेबिलिटी लिमिट को इम्प्रूव होती है, थर्मल लिमिट ऑफ द कंडक्टर इम्प्रूव होती है, ट्रांसमिशन लाइन की इम्प्रूव होती है, और वोल्टेज लिमिट या वोल्टेज स्टेबिलिटी जो है इम्प्रूव होती है। नेटवर्क या लूप के अंदर जो फ्लो कंट्रोल होता है, एक्टिव पावर रिएक्टिव दोनों कंट्रोल हो सकते हैं। और ये चीज़ें वो आप ट्रांसमिशन लाइन में फिक्स कैपेसिटर लगा के करते हो, लेकिन उसको हम इसीलिए नहीं कहते कि वो रेगुलेटेड नहीं है। वो जब चाहे, जब सिस्टम के अंदर कोई ऐसी चीज़ ज़रूरत महसूस हो तो खुद से वो आना नहीं अपने को कर लेता है। आपने या तो कोई अपनी एडिशनल सिस्टम बना के PLC का लगाया हुआ है, या आपने मैनुअली उसको आपके स्विच बोर्ड ऑपरेटर या ग्रिड ऑपरेटर को आप इसको इंस्ट्रक्शन देनी है, या आपको पहले से स्केड्यूल बना के देना है लोड की प्रोफाइल के हिसाब से, लोड कर को देखे कि यार इस वक्त ऑन करो, इस वक्त ऑफ करो। तो यहाँ पर ये हो रहा है सिर्फ कि वो सेंस कर रहा है, एक सेंसर सिस्टम होता है, यानी कि उसके अंदर वो कंट्रोल पल्स दे रहा है ना थायरिस्टर को ऑन ऑफ के लिए, उसके लिए कुछ सेंस चाहिए ना,
वो सेंस जो है वो एक कंट्रोलर यानी कि एक एलिमेंट और ऐड होता है जो कि जिसके अंदर के पावर और रिएक्टिव पावर सिस्टम के आ रहे होते हैं रेफरेंस के तौर पे कम और ज़्यादा। उसके अंदर आप एक रेफरेंस की सेटिंग करें और सेटिंग के बाद आपका ये जो है पूरा ये सिस्टम ऑफ फैक्ट डिवाइस शंट सीरीज या कंबाइंड जो भी है वो काम करना शुरू कर देगा। वो करता ही रहता है, वो सेंस करता है, जैसे कि आपका ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर नहीं होता, वो सेंस करता है और वो फीडबैक किसको करता रहता है, वो जनरेटर के एक्साइटेशन सिस्टम को के करंट को कम ज़्यादा करता रहता है। जो पावर हाउस में आपके पास होते हैं ना ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर, ग्रिड पे अगर होते हैं तो टेप चेंज करता रहता है। तो टेप चेंज करना तो ये मैकेनिकल हो गया, तो उसके बहुत स्लो भी हो गया, ऑपरेशन भी उसके फिक्स हैं। इसी तरह सर्किट ब्रेकर के ऑपरेशन फिक्स हैं, 10,000 ज़्यादा नहीं होते आमतौर पे। लेकिन ये जो डिवाइसेज हैं थायरिस्टर कंट्रोल्ड या माइक्रो या पावर डिवाइस, पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, ये आपको सेकेंड ईयर या सेकेंड थर्ड ईयर सेमेस्टर में पढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल जो है ना वो आपको नहीं बताया जाता। और उसका इस्तेमाल ना बताने से, एप्लीकेशन इस तरह से ना पढ़ाने से हमारे स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता है कि ये हमने पढ़ा तो ये लगेगा किधर। उनको यही नहीं मालूम कि ये जो फ्लेक्सिबल जो ये थायरिस्टर का जो इस्तेमाल पावर सिस्टम में बना दिया है, ये मिलियन डॉलर गेम है, बिलियन डॉलर गेम हो चुका है। और ये एसी ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर 30-40% एग्जिस्टिंग सिस्टम में कैपेबिलिटी पैदा कर रहा है पावर हैंडलिंग की। ये पावर फ्लो को कंट्रोल कर रहा है, ये ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी को मजबूत कर रहा है, इम्प्रूवमेंट कर रहा है उसके अंदर, ये वोल्टेज इम्प्रूव कर रहा है, ये जो है एक्टिव पावर के लिए कैपेसिटी पैदा कर रहा है, ये डीसी पावर या ट्रांसमिशन को चैलेंज कर रहा है, उनका प्रोग्रेस को सोलो कर रहा है, क्योंकि ये फैक्स डिवाइसेस की वजह से बहुत ज़बरदस्त चेंज पावर सिस्टम में आया है। और ये सिर्फ ये वो एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं कहता हूँ कि ये अब पे पूरा उतरता है, जो हम कहते हैं ना अब ऐसा हो गया। जीआईएस को 70 साल हो गए, SF6 गैस जो है वो ख़त्म हो रही है, उसको 2035 तक ख़त्म होना है। उसको हम हमारे इंजीनियर अभी भी गैर मुल्क में और यहाँ कह देते हैं कि अब जो है जीआईएस स्टेशन आ गया, तो उससे बड़ा मजाक बनता है। अब जीआईएस स्टेशन में SF6 गैस जो है ख़त्म हो रही है। आप मेरे कई वीडियो देख लें, मैंने उस पर बनाया, बल्कि एक हेडिंग है SF6 इज़ हिस्ट्री नाउ। तो ग्रीन गैस आ गई है, 3 किस्म की ग्रीन गैस है, अलग अलग कंपनियों ने अपने अपने नाम रख दिए हैं इसी तरह से। तो इसलिए ज़रूरी है कि ये चीज़ अब इसलिए है कि 1991 में जापान में, 1995 में USA टेनेसी में, और उसके बाद बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल होना शुरू हुआ। और इसका फ़ायदा इतना है कि बड़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है। सारी बड़ी कंपनीज एक से ज़ायद, हम तो सिर्फ ABB, GE और सीमेंस को आमतौर पे समझते हैं ना, लेकिन 10-50-100 कंपनियां इस पे काम कर रही हैं, बना रही हैं, इंडस्ट्री में भी लग रहा है। माइक्रो ग्रिड के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। और माइक्रो ग्रिड में ये एक्टिव एनर्जी भी दे सकता है, जब ग्रिड की एनर्जी कम हो जाए ये सप्लाई कर सकता है घंटों। फ्लेक्सिबल सिस्टम जो है, एनर्जी स्टोरेज जो है आपको मेगावाट में होते हैं, मेगावाट और मेगावार में एनर्जी रिएक्टिव और एक्टिव दे सकते हैं और ले सकते हैं। तो बहुत ही यानी एक किस्म का कहना चाहिए कि ब्रेक थ्रू है इन द पावर सिस्टम इंडस्ट्री। और बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम बढ़ती चली जा रही है। जनरेटर का एडिशन कम हो जाएगा, जनरेटर इतने नहीं लगाने पड़ेंगे, और जितना ज़्यादा आप अल्टरनेटिव या ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे, उसके साथ तो लाजमी तौर पे है कि नई टेक्नोलॉजी जो मैंने स्मार्ट ग्रिड, स्मार्ट ट्रांसफार्मर, ऑनलाइन डायग्नोस्टिक, ऑनलाइन डिस्चार्ज, ऑनलाइन DGA, सब पे मेरे वीडियो आ रहे हैं, आप देखेंगे सब पे मैं बना रहा हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं स्मार्ट सिस्टम में की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि आजकल के बच्चों और इंजीनियरों की ये रिक्वायरमेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया। नए इंजीनियर ज़रूर पढ़ें, मुझे ईमेल करें, कोई भी नया टॉपिक पे अगर बात करनी है तो मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह उस पर कर दूंगा। और मैं अपना फील्ड का तजुर्बा इसमें अपना डाल देता हूँ हर चीज़ में। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको वेक्टर कैलकुलस और टिग्नोमेट्री ज़रूर पढ़नी पड़ेगी थोड़ी सी, ताकि आप जो है ये फैक्ट डिवाइस को समझें, वरना आप फिर इनको नहीं समझ सकते। लेकिन बहुत आसान लफ्ज़ों में मैंने वो लेक्चर बनाए हैं, बहुत ही ईजी। आप देखेंगे मैंने सब चीज़ें एलिमिनेट करके बहुत आसान साइन डेल्टा कास डेल्टा से आपको आगे नहीं ले जा रहा, और पैराबोला और छोटे मोटे कर्व से आपको आगे नहीं ले जा रहा, बहुत फंक्शंस आपको नहीं पढ़ा रहा। तो इसीलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं मैथ का टीचर हूँ, मेरा दिल तो चाहता है कि मैं उधर डिटेलिंग में चला जाऊँ, लेकिन मैं अपने को कंट्रोल करता हूँ कि आप लोगों के लिए भारी हो जाएगा। आप लोग कहेंगे छोड़ो यार, ये तो बड़ा मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है यार। वही कैपेसिटर है जो आप लगा रहे हैं सर्किट ब्रेकर के थ्रू, सर्किट ब्रेकर को जस्ट यू रिप्लेस बाय अ थायरिस्टर डिवाइस,
और वो फ्लेक्सिबल हो जाएगा। वही सर्किट ब्रेकर जो है वो फ्लेक्सिबल हो जाएगा, सर्किट ब्रेकर नहीं लगेगा। ये मत समझे एक और लग गया, एक और नहीं लग गया, वो ख़त्म हो गया और फिर उसकी जगह ये लग गया। तो प्लीज़ इसको ज़रूर पढ़ें। ये मैं आपको एक किस्म की समझे तबलीग कर रहा हूँ कि ये आपके बहुत काम आएगा, आप मुझे फिर बाद में दुआ देंगे। जो है इसके अंदर मैंने लिख दी है सीरीज, शंट, कंबाइन, तो सब चीज़ें मैंने बता दी। तो अब इस पर इतनी नहीं है। कंबाइंड 3 ब्रॉड कैटेगरी है, इन पे अलग अलग आपको मेरे वीडियो मिलेंगे। इनकी मैंने यहाँ इमेज बना दी है तीनों की। ऊपर वाला देखें सीरीज लगा है ना, शंट लगा है, उसके बाद कंबाइंड लगा है, ये मैंने थोड़ी सी पिक्चर लगा दी। तो दैट्स इट, ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है और ये पूरा आप इसको ज़रूर पढ़ें तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा।